नर्मदे और नमस्कार दोस्तों, सिंपल मार्ग के प्रश्नोत्तरी वीडियो के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे मैं हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को प्रश्नोत्तरी वीडियो अपलोड करने का प्रयास करता हूं, मगर समय के अभाव से कभी कभी चूक जाता हूं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और सबसे जो पहला प्रश्न है वो लेते हैं हम। सबसे जो पहला प्रश्न कमेंट है वो श्री SKM जी का है। यही इनकी आईडी का नाम है और इनकी कमेंट बहुत ही अच्छी है। इनकी कमेंट सुनिए आप। माँ नर्मदा परिक्रमा बहुत सुंदर लग रही है। प्रस्तुति के लिए बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शिद्दत से इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को इतना सहकार और सहयोग देने के लिए। मैंने आपके अभी तक के सभी वीडियो देखे हैं, उसमें गणपत जी आगे चल रहे हैं और आप पीछे चल रहे हैं। मगर एक वीडियो में जब जंगल में तेंदुओं की आवाज़ सुनाई देती है तो उसके बाद गणपत जी पीछे है और आप आगे चल रहे हो। और आपकी और गणपत जी की दोस्ती के बारे में भी बताइए। तो देखिए, ऐसी बात है कि ऐसा कुछ है नहीं। किसी वीडियो की बात अलग है, पर्दे के पीछे कभी परिक्रमा में या किसी भी यात्रा में साथ हो तो आगे पीछे चलता रहते। कभी कोई आगे चलता है, कभी कोई पीछे चलता है। और परिक्रमा में क्या, ज़्यादातर मेरे को शूटिंग उतारनी, वीडियोग्राफी करनी होती है तो मैं पीछे हो जाता हूँ। वो कोई भी यात्री आगे निकल जाते, जो भी साथी होते हैं। और आपको पता नहीं कैसे ऐसा लगा, हमने तो इतना ध्यान नहीं दिया कि तेंदुओं की आवाज़ सुनाई देने के बाद मैं आगे चल रहा था और गणपत जी हमारे पीछे चल रहे थे। और बहुत अच्छी बात है, इतने ध्यान से आपने वीडियो देखा, उसके लिए फिर से दोबारा एक बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी दोस्ती ऐसी है कि देखिए, जैसा रिश्ता आपका और मेरा है वैसा ही गणपत जी के साथ मेरा रिश्ता है। वो भी हमारे सब्सक्राइबर है और परिक्रमा से पूर्व उन्होंने मुझे फ़ोन पर बात की थी और उसके बाद हम ओमकारेश्वर में मिल गए थे और तभी से हम साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। तो यही है हमारा रिश्ता, दोस्ती। अगली कमेंट है श्री हरीश त्रिवेदी जी की और ये सूरत से है, गुजरात पुलिस से रिटायर्ड है। इनकी कमेंट है वीरेंद्र सिंह बाबू। इन्होंने गुजराती में कमेंट की है कि जब नर्मदा मैया की परिक्रमा में माँ को पार करना तो मना है, मतलब पात्र को पार करना मना है, मगर जो बैक वाटर होता है उसे पार करते हैं, तो बैक वाटर को पार करने से परिक्रमा खंडित होती है या नहीं। तो ऐसी बात है हरीश जी की। देखिए, मैया का जो पात्र होता है उसे हम परिक्रमा में पार नहीं कर सकते, उन्हें पात्रों को पार करना वर्जित होता है। मगर जो बैक वाटर होता है या नहरें होती है, उन्हें पार किए बगैर परिक्रमा संभव ही नहीं है वर्तमान समय में। तो हमें सिर्फ मैया के मुख्य पात्र का ध्यान रखना है और मुख्य पात्र को पार करते तो ही परिक्रमा खंडित होती है, अन्यथा कभी परिक्रमा खंडित नहीं होती है। अगली जो कमेंट है वो श्री कैलाश शर्मा जी की है और कैलाश शर्मा जी कहते हैं कि भाई जी, नर्मदा परिक्रमा में कितने दिन लगते हैं। तो देखिए, इस कमेंट के मैं कई बार प्रश्नोत्तरी वीडियो के माध्यम से भी जवाब दे चुका हूँ कि टोटल जो मैया की परिक्रमा है वो करीब 3000 के आसपास है। कोई 3300 कहता है, कोई 3000 किलोमीटर कहते हैं। और रियल जो हमारी तरफ से है तो वो हम परिक्रमा पूर्ण करने के बाद बता देगी कि हमको कितना किलोमीटर लगा और अब कितने दिन में पूर्ण होती है। तो आप देख लीजिए, 3000 को डिवाइड कर दीजिए, आप प्रतिदिन का कितना चल पाते हो उस हिसाब से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। और इससे आगे की कमेंट है श्री धनराज दीक्षित जी की और धनराज दीक्षित जी हमारे कमेंट करते रहते हैं। तो इनका कमेंट है कि नर्मदे हर प्रभु जी, आपके जो साथी है गणपत जी, वो दंड लेकर गर्भगृह में चले जाते हैं, तो दंड को बाहर रख देना चाहिए। तो दीक्षित जी, ऐसी बात है कि दंड जो हमारा साथी है और अगर हम बाहर रख के जाते तो भूलने की भी चांस रहते, भूलने के चांस ज़्यादा रहते और भूलवश कोई दूसरे परिक्रमावासी आते हैं तो वो भी उठा कर ले जा सकते हैं। तो इसीलिए हम गर्भगृह में ले जाते, साथ ही रखते। और दूसरी बात कि जब भी हम मंदिर में हाथ पैर धोते और दंड को भी स्नान करवाते या धोते हैं, तो दंड पूजा में भी रखने योग्य होता है, तो उसे गर्भगृह में ले जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। फिर भी आपने जो बात कही है उस पर ध्यान रखेंगे। अगर संभव होगा तो हम दंड को गर्भगृह से बाहर रखेंगे। अगली जो कमेंट है वो श्री RS कुलमी जी की है और इनकी कमेंट है कि वीरेंद्र सिंह जी,
आप राइट साइड में क्यों चलते हैं, लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए। तो देखिए जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें मेरे हिसाब से, और बहुत सारे कमेंट भी कहते हैं कि उन्हें राइट साइड में चलना होता है, क्योंकि जो सामने से वाहन आता है वो हमें दिखाई देता है। अगर लेफ़्ट में चलेंगे तो पीछे से आने वाला वाहन हमें दिखाई नहीं देगा, तो एक्सीडेंट की शक्यता रहती है, तो हम इसीलिए राइट साइड में चलते हैं। और अगली कमेंट है श्री नाथू भाई की, और ये कहते हैं कि आप कहाँ हैं और कितने समय में नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होगी। तो देखिए ऐसी है नथु भाई जी कि कब परिक्रमा होगी, जब भी पूरी होगी आपको पता चल ही जाएंगे। और हम अभी कहाँ पर है वर्तमान में, देखिए वीडियो हमारे जो लेट हो रहे हैं, और करीब 400 से 500 किलोमीटर वीडियो हमारा लेट है, तो उसका वीडियो और हमारा तालमेल नहीं बैठेगा। तो आप वीडियो देखते रहिए, जहाँ भी पहुँचेंगे आपको पता चल जाएगा। और अगली जो कमेंट है वो श्री ओम नमः शिवाय ऐसी आईडी का नाम है, और इनका नाम है नंदू सिंह राठौड़। ये कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह राठौड़ नाम के इंसान, तो मतलब कि ऐसे नाम तो राजस्थान में होते हैं, गुजरात में भी होते हैं क्या। तो देखिए ऐसे नाम और सरनेम हर जगह होते हैं। आप गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश में जाओगे, उत्तर प्रदेश में जाओगे, हर जगह आपको वीरेंद्र सिंह राठौड़ मिल जाएंगे। और मेरी बात बताते तो पूछते अगर मेरे बारे में, तो मैं राजस्थान से ही हूँ, और राजस्थान का सिरोही ज़िले से मैं रहने वाला हूँ। और अगली कमेंट हम देख लेते हैं, तो ये श्री DR कवाड़िया जी की है। और DR कवाड़िया जी का कहना है कि नर्मदे हर भाई साहब, क्या परिक्रमा करने के लिए ग्रुप या गाड़ियाँ मिलती है। तो बिल्कुल ग्रुप गाड़ियाँ मिलती है, वाहन के द्वारा परिक्रमा लोग करते हैं, बस के द्वारा भी करते हैं, छोटे वाहन भी होते हैं उनके द्वारा भी परिक्रमा की जाती है, और उसमें परिक्रमा 15 या 20 दिन में पूर्ण हो जाती है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अगली कमेंट श्री कीर्ति नाइक जी की है, और इनका प्रश्न है कि भीमेश्वर महादेव जहाँ नर्मदा मैया की शादी हुई थी, वो स्थान कौन से ज़िले में और कौन से गांव में है। तो देखिए भीमेश्वर महादेव जहाँ पर शास्त्रों में नर्मदा पुराण में कहते हैं कि मैया की किसी कल्प में राजा भीम के साथ शादी हुई थी, और उन्हीं के द्वारा स्थापित भीमेश्वर मंदिर है, और वो गुजरात के नर्मदा ज़िले के रामपुरा गांव में स्थित है। अगली कमेंट है श्री मंजू बहन का, और मंजू बहन कहती है कि प्रभु जी आपने परिक्रमा कहाँ से उठाई। देखिए मंजू बहन जी, इस प्रकार के कमेंट आते तो थोड़ा दुख होता है कि आप बीच में से कहीं से भी वीडियो देख लेते हैं और कमेंट करते हैं। आप शुरुआत से वीडियो को देखिए, प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, और हमने परिक्रमा ओमकारेश्वर से शुरुआत की थी, तो आप शुरुआत से वीडियो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको नहीं रहेंगे। अगली जो कमेंट है वो श्री जसवंत भाई जी दर्जी की है, और इनके 2 कमेंट है। इनका जो पहला प्रश्न है कि मैं यात्रा ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं महसाना से रहने वाला, तो मुझे सुझाव दीजिए। और इनका दूसरा जो प्रश्न है कि यात्रा कहाँ से शुरू होती है। तो देखिए दोनों प्रश्न का उत्तर यह है कि मैया की परिक्रमा हम मैया के किसी भी तट से, किसी भी किनारे से, किसी भी गांव से कर सकते हैं। सिर्फ नियम ये होता है कि मैया हमारे राइट साइड में मतलब होनी चाहिए। तो हम परिक्रमा की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, और जहाँ से शुरुआत करते हैं वहीं से पूर्ण होती है। और सुझाव की बात ऐसे है तो आप ओमकारेश्वर से परिक्रमा शुरुआत कर सकते हैं, और उसका रीज़न क्या वो आगे के प्रश्न में मैं आपको बता दूंगा। और अगला प्रश्न है वो श्री पंकज जी का है, और पंकज जी कहते हैं कि परिक्रमा के दौरान पलंग या खटिए मिल जाएंगे सोने के लिए क्या। अब देखिए पंकज जी, इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही है कि बहुत से मेरे को ऐसे कॉल भी आते हैं कि परिक्रमा के दौरान खटिए मिलेंगे सोने के लिए, गद्दे मिलेंगे क्या, या फिर गर्म पानी नहाने के लिए मिलेगा, आदि आदि इस प्रकार के। तो देश की देखिए परिक्रमा के दौरान परिक्रमावासियों को कम से कम संसाधन में अपनी यात्रा पूर्ण करनी होती है, और एक प्रकार से सन्यासी जीवन भी होता है। तो इस प्रकार की मांग व्यर्थ है, और ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसी व्यवस्था मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो अगर ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है तो आप परिक्रमा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मत करें, मगर इस प्रकार की व्यवस्था के साथ परिक्रमा नहीं हो सकती। इस प्रकार की कोई व्यवस्था कहीं पर भी नहीं मिलती। हाँ, कहीं पर मिल सकती है, आपको गर्म पानी मिल सकता है, मगर ज़्यादातर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की मानसिक तैयारी के साथ ही परिक्रमा कीजिए। अगला प्रश्न है श्री चंद्रकांत जी का, और चंद्रकांत जी कहते हैं
कि तुम्हारे साथी गणपत जी के बारे में पूरा परिचय दीजिए। तो पिछले वीडियो में मैं परिचय दे चुका हूँ। वैसे गणपत जी है जो राजस्थान के जोधपुर ज़िले के रहने वाले हैं। और इसके आगे का कमेंट अगर लेते हैं तो सिद्धार्थ वर्मा जी का है। और सिद्धार्थ वर्मा जी कहते हैं कि आपके वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा है। तो देखिए सिद्धार्थ जी, इस प्रकार के कमेंट बहुत सारी आई है और उस पर आगे से मैं ध्यान रखूँगा। और मैंने बहुत सारे आगे से जो वीडियो बन चुकी है उसको अगर बात करते हैं तो मैंने अपना बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जीरो कर दिया है। तो आगे से इस प्रकार की दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार के सुझाव और हमारी गलतियां बताने के लिए। इसके लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद। आगे की कमेंट है श्री हसमुख ठाकुर जी की, और ये इनका प्रश्न है, गुजरात से रहने वाले हैं कि नारेश्वर से भी क्या परिक्रमा उठा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी पिछले प्रश्न कमेंट के जवाब में बताया कि मैया के किसी भी तट से हम परिक्रमा की शुरुआत कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है कि ये भी श्री हरीश त्रिवेदी जी का है कि पूरी शूलपाणी पार करने में पॉटर कितना चार्ज लेते हैं। तो देखिए ऐसे है हरीश जी की पूरी शूलपाणी की जो झाड़ी होती है उसमें जो पॉटर मिलते वो अलग अलग गांवों में अलग अलग पॉटर मिलते, तो उनका अलग अलग चार्ज होता है एक गांव से दूसरे गांव तक। और पूरी झाड़ी को पार करने का कम से कम 3500 से 4000 का चार्ज लग जाता है। इसके आगे की कमेंट है श्री कृष्णा भगत जी की। श्री कृष्णा भगत जी कहते हैं कि नर्मदे हर निवेदन है गांव और सिटी के नाम के साथ साथ स्टेट के नाम भी बताते रहिए। अब कृष्णा जी ऐसा है कि जो शुरुआत से वीडियो देखते हैं तो जैसे ही जिला बदलता है, सिटी बदलती है, कुछ भी बदलता है, मैं बताता रहता हूँ, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखिए। और स्टेट सिर्फ 3 ही पड़ते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का सिर्फ झाड़ी में नंदुरबार जिला लगता है, तो 2 ही स्टेट पड़ते हैं। आप वीडियो देखते रहिए, जिले में बताता रहता हूँ। और जहाँ भी स्टेट का बॉर्डर आता है वहाँ भी बताता रहता हूँ। आप शुरुआत से वीडियो देखिए, पूरे वीडियो देखिए। अगला प्रश्न है श्री धनराज दीक्षित जी का। इनका कहना है कि घर वालों को बिना बताए परिक्रमा कर सकते हैं क्या। अब देखिए धनराज जी, ऐसी बातें करने को कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरी अगर राय है तो घर वालों को बताकर उन्हें पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार करके ही यात्रा करें, तो वो भी घर पर खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं कि उनके घर वाले बिना बताए परिक्रमा में आ जाते और फिर घर वालों को दिक्कत रहती है उनको ढूंढने में या उनके बारे में चिंता करने में। तो घर वालों को बताकर करें तो ही उचित रहेंगे। अगली कमेंट है श्री माधवी बहन जी की, और ये कहते हैं कि भगवान शिव कब मुकुट पहनते हैं। इन्होंने कमेंट की थी सिसोदरा वाले वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि भगवान शंकर के सर का मुकुट वहाँ पर गिर गया, तो इसीलिए उसे सिसोदरा कहते हैं और मुकुटेश्वर महादेव वहाँ पर स्थापित है। तो माधवी बहन, ऐसा है कि मैं जो भी कथा या बताता हूँ, जो वर्णन, वो नर्मदा पुराण या अन्य स्कंद पुराण के ऊपर आधारित होते हैं। और मुझे नहीं पता कि शिव जी मुकुट पहनते थे या पहनते हैं या नहीं। ये मैं जो भी बताता हूँ वो पुराणों में वर्णित होता है, तो मुझे नहीं पता। आपको जो उचित लगे वो आप निर्णय लीजिए कि शिव जी मुकुट पहनते थे या नहीं पहनते थे। अगली कमेंट है श्री के देसाई जी की। इनका कहना है कि वीरेंद्र सिंह जी नर्मदेहर, अगर आप तम्बाकू का व्यसन छोड़कर यात्रा करोगे तो नर्मदा मैया ज़्यादा पसंद होगी। देखिए देसाई जी, अब आपको ऐसा कैसे लगा पता नहीं मुझे कि मैं तम्बाकू खाता हूँ। अगर सच बताऊँ तो मेरा कोई व्यसन नहीं है, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ और घर पर वो भी एक ही टाइम पीता हूँ और परिक्रमा में 1-2 बार पी लेता हूँ। इसके अलावा ना बीड़ी पीता हूँ, ना गुटखा खाता हूँ, ना ही किसी प्रकार का तम्बाकू व्यसन करता हूँ। एक कमेंट है श्री हरविंदर कुमार जी की। हरविंदर कुमार जी कहते हैं, वीरेंद्र जी नर्मदेहर, क्या आप नर्मदा जी में मिलने वाले शिवलिंग कुरियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल हरविंदर जी, और आपके ज़रिए मैं दूसरों को भी बताता हूँ कि जो नर्मदा मैया में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनते हैं और उसके सैंपल मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से मैया में शिवलिंग मिलते हैं और जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, ये स्वयंभू होते हैं और इनको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
क्योंकि कहा जाता है कि नर्मदा मैया में जितने कंकर होते हैं वही शंकर होते हैं। हर कंकर नर्मदा मैया में पाया जाने वाला शंकर का स्वरूप होता है। और इस प्रकार के शिवलिंग आपको मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट कीजिए, मेरे नंबर आपको नहीं पता है तो नीचे दे रहा हूँ। और दूसरी बात, किसी को भी आवश्यकता हो, कोई भी बात करनी हो, मुझे व्हाट्सएप करें। कॉल पर मैं आपको अगर आपका फ़ोन रिसीव करके जवाब नहीं दे पाऊँगा, समय का अभाव है, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ। और इनका जो इन्होंने कहा कि मैं इनके चार्ज पेटीएम कर दूंगा, तो देखिए हरविंदर जी, ये भगवान है, ईश्वर है, और ईश्वर की देन है, नर्मदा मैया की देन है, तो इनका कोई चार्ज नहीं है। और हाँ, आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इनका दे सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो अन्य क्षेत्रों में दान हेतु आप दक्षिणा या दान दक्षिणा कर सकते हो, और इनका कोई चार्ज नहीं है। तो जिसको भी सही है मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके हिता स्थान पर शिवलिंग कुरियर करवा दूंगा और नर्मदा मैया का जल भी कुरियर करवा दूंगा। और एक बात और, अगर बहुत से लोग, ऐसा नहीं है, बहुत से किसी की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है, और मैं नहीं चाहता ऐसा कहना, मगर कोई अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी अगर चुका नहीं सकता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बता सकता है। उनके घर भी नर्मदा मैया की जल की शीशी और इस प्रकार की शिवलिंग कुरियर कर दूंगा। और इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। बहुत से प्रश्न हैं जो बाकी रह गए, उन प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लेंगे। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते। नर्मदे हर।